नमस्कार दोस्तों, मैं बलिराम राय और आज हमारे साथ हैं अजय कुमार गुप्त उर्फ लल्ला भैया, जो कि पनियरा विधानसभा से आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपका हमारे बी पॉडकास्ट पे स्वागत है। लल्ला भैया जी, राजनीति में आने की शुरुआत आपने कब और क्यों की? लोग ये जानना चाहते हैं, बहुत उत्सुक हैं, ये बताएं। राजनीति में आने की शुरुआत मैंने इंटर की पढ़ाई के बाद 2003 में की, जब महाराज पीजी कॉलेज से मैं छात्र संघ का महामंत्री का चुनाव लड़ा। मैंने देखा कि अपने छात्र जीवन में तमाम समस्याएं, लोगों को परेशान होते छोटी छोटी समस्याओं के लिए, और चूंकि मेरी एक शुरू से आदत रही कि परोपकार की भावना मेरे अंदर जो है प्रकृति ने जन्म से दिया कि अगर किसी की पीड़ा है, मनुष्य की पीड़ा को वही समझ सकता है और वही असली मनुष्य है कि जो मनुष्य की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। अगर किसी की पीड़ा को, किसी के दुख को देख करके आपको दुख नहीं होता है, आपका मन दुखी नहीं होता, तो आप मनुष्य नहीं है। मैं ये इसमें विश्वास रखता हूँ। इन समस्याओं को मैं स्टूडेंट लाइफ से ही देखता था, तो मुझे लगता था कि राजनीति में आना चाहिए और आकर के एक साफ सुथरी छवि लेकर के और लोगों के जन समस्याओं के लिए लड़ना चाहिए, उनको हक और हकूक की लड़ाई लड़ करके उनको दिलाना चाहिए। हमें पता चला कि आप जो है 3 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, 1 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, लेकिन चौथी बार आप चुनाव हार गए। इसका मुख्य कारण क्या रहा, ये जनता को जरूर बताएं। और आप 3 बार जो जिला पंचायत सदस्य थे और 1 बार ब्लॉक प्रमुख थे, तो इन समय में, इन सफर में वो कौन से आपके द्वारा विकास के कार्य किए गए हैं जिस पर आपको गर्व होता है, ये ऑडियंस को बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो आपने ये कहा कि 3 बार आपने जिला पंचायत सदस्य के रूप में काम किया, चौथी बार मेरा जिला पंचायत वार्ड जो था वो आरक्षित हो गया, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हो गया। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग सामान्य या बैकवर्ड में ही लड़ पाएंगे, शेड्यूल कास्ट की आरक्षण में लड़ नहीं पाएंगे। अगर चौथी बार भी हमारा आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित नहीं होता, तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि मेरे क्षेत्र की जनता चौथी बार मुझे जिला पंचायत के सदन में भेजने का काम करती, मैं चुनाव नहीं हारा। और आपका दूसरा सवाल कि जिला पंचायत सदस्य रहते हुए, हाँ, मैं बता दूं कि मैंने प्रतिनिधि के रूप में काम किया 2 बार और स्वयं 1 बार मैं सदस्य के रूप में काम किया। पहली बार महिला सीट रही तो मैंने अपनी माँ को लड़ाया, उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। उसके बाद फिर दूसरी बार मैंने अपनी पत्नी को लड़ाया, जिताया, और तीसरी बार मैं स्वयं जिला पंचायत सदस्य रहा। और इसके साथ मैंने परिवार में 6 बार क्षेत्र पंचायत सदस्य भी बनाया। मैंने हर बार 2 लोगों को परिवार में क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित कराया और 3 बार जिला पंचायत निर्वाचित कराया और अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख बनाया। और काम की बात जहां तक है, तो मैं तो एक कैमरे के सामने कह रहा हूँ, बेबाक कह रहा हूँ, और आप चाहे तो इसका जाके आप स्थलीय निरीक्षण और धरातल पे पूछ सकते हैं लोगों से। लोग ये कहते हैं, मेरे क्षेत्र में लोग कहते हैं कि आपने जितना जन समस्या, जैसे विद्युतीकरण हुआ, नाली हुआ, इंटरलॉकिंग हुआ, सीसी हुआ, पुल पुलिया हुआ, जितनी मने जरूरत की चीजें थी, विकास से संबंधित चीजें थी, या लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना हुआ, पात्र लोगों को आवास हुआ, पेंशन हुआ, इन तमाम चीज का जितना आपने किया, शायद ये मेरे क्षेत्र के लोग कहते हैं, मैं उनकी कहीं बात कर रहा हूँ, आप चाहें तो पता कर सकते हैं, उतना जो है कोई एमएलए नहीं था। ये जनता कहती है, ये उनका वर्जन। जनता, लोग यही कह रहे हैं कि जब आप ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य बन करके जनता का सेवा कर चुके हैं, तो अब विधायक बनने की चाह क्यों है? लोग यही जानना चाहते हैं। अब विधायक बनने की चाह इसलिए है कि आप भी जानते हैं कि हर जनप्रतिनिधि की एक सीमा होती है। जिला पंचायत का सदस्य, जो जिला पंचायत का सदन है, जब बोर्ड की बैठक होती है, सारे जिले के अधिकारी वहां मौजूद होते हैं, तो उसकी एक सीमा है कि उन समस्याओं को ही वहां रखा जा सकता है, बड़ी समस्या वहां नहीं रखी जा सकती। जो जिला पंचायत से समस्या नहीं दूर हो पाई, उन समस्या को मैंने ब्लॉक के सभागार में, ब्लॉक के मीटिंग के दौरान उठाया। लेकिन अभी ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं क्षेत्र में जिनको जिला पंचायत सदस्य और प्रमुख रहते नहीं किया जा सकता। उसके लिए विधायक बनना जरूरी है और उत्तर प्रदेश की सदन में आवाज उठाना जरूरी है, जहां पे कानून बनते हैं, जहां पे नियम बनते हैं, जहां से बड़ी बड़ी योजनाएं पास होती हैं, वहां पर इस क्षेत्र की जनता के लिए आवाज उठाना जरूरी है। और वो तब तक संभव नहीं है जब तक मैं विधायक बनकर सदन में पहुंच। जनता ये जानना चाहती है कि आप जो हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े, इसके पीछे की क्या सोच रही, कैसे प्रभावित हुए आप? समाजवादी पार्टी से मैं इसलिए जुड़ा, समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो समाजवाद की बात करती है। समाजवाद की परिभाषा से ही समाजवादी पार्टी बनी है, और समाजवाद की परिभाषा यह कहती है कि समाज के अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक या अगड़ी में भी जो कमजोर लोग हैं, वो शोषित, वंचित, जिनको
यह समाज समान अधिकार नहीं देता, उनको सम्मान नहीं देता और संवैधानिक अधिकार नहीं देता, उसके लिए समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग उनकी लड़ाई लड़ते हैं और उनको ला करके समाज की मुख्य धारा में जोड़ करके समाज में एक समान सम्मान दे करके इसी को समाजवाद कहते हैं। तो मुझे समाजवादी पार्टी की विचारधारा पसंद आई। ये जो हमारे समाजवाद के बड़े बड़े चिंतक थे, जनेश्वर मिश्र, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, इनके जीवन पे जो किताबें लिखी गई हैं, ये पढ़े लोग तो समझ जाएंगे। तो मैं इस विचारों से ओतप्रोत होकर के मैंने समाजवाद की विचारधारा को अपनाते हुए समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और समाजवादी पार्टी में ही आजीवन रहने का संकल्प। आप पनियरा विधानसभा क्षेत्र के हैं, तो अभी तक आपके नजर में वो 3 कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि ये समस्या मैं विधायक बन करके खत्म कर दूंगा अपने क्षेत्र से, उसके बारे में आप अपने ऑडियंस को बताएं। देखिए, अब तक जो मैंने देखा है और क्षेत्र में जो मैंने भ्रमण किया है, लोगों से जो समस्याएं सुनी है, तो सबसे 3 महत्वपूर्ण बड़ी समस्या जो आपने पूछा है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या तो है पनियरा को तहसील बनाना। चूंकि पनियरा विधानसभा, मैं आपको बता दूं कि 5 विधानसभा में, जनपद में सबसे बड़ी विधानसभा भौगोलिक दृष्टिकोण से। इसका विस्तार एक सिरा कुशीनगर जिले से, दूसरा सिरा गोरखपुर जिले से जुड़ा हुआ है और बहुत भौगोलिक विस्तार है। तो उस अंतिम छोर से जो कुशीनगर जिला जहां से शुरू होता है, वहां से गोरखपुर जिला शुरू होता है, गांगी के आगे से उधर रुआ घाट जहां से विधानसभा, वहां से सोचिए कि आप कोई तहसील के काम के लिए आता है और तहसील में संयोग से नहीं मिले अधिकारी, दौड़े पे चले गए हैं, कितनी तकलीफ होती है। पूरा दिन बर्बाद होता है, किसान का, नौजवान का, छात्र का, व्यापारी का, सबका। तो अगर पनियरा को तहसील बना दिया जाए और पनियरा और परतावल के बीच मध्य में कोई जगह चिन्हित करके, बात करके और वहां बना दिया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत सहूलियत हो जाएगी। और समस्या मुझे लगता है कि यहाँ पे उच्च शिक्षा का अभाव है, प्राविधिक शिक्षा का अभाव है। उच्च शिक्षा यहाँ सरकारी रूप से नहीं है। यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज है थाने के सामने, लेकिन उच्च शिक्षा नहीं है। राजकीय महाविद्यालय नहीं है, प्राविधिक शिक्षा जैसे इंजीनियर कॉलेज नहीं है। और तीसरा मैं मानता हूँ स्वास्थ्य, कि मैं देखता हूँ कि पनियरा ब्लॉक जो परिसर है, उस ब्लॉक परिसर के अंदर वो जो आपका स्वास्थ्य केंद्र है, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में, और मैं जब से मैंने होश संभाला मैं देख रहा हूँ 20 साल से उसी अवस्था में। और परतावल में तो मुझे लोगों ने बताया कि ये स्वास्थ्य केंद्र का कोई सेंटर है जहाँ डॉक्टर ही नहीं रहते। लेकिन पता नहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक कैसे इन चीजों को नहीं देख पाते, उनकी नजर में नहीं आता। तो मेरे हिसाब से 3 बड़ी समस्या, एक तो तहसील, दूसरी शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, और तीसरा स्वास्थ्य। इन तीनों चीजों को बड़े स्तर पे मैं अगर विधायक बनूंगा, जनता मुझे मौका देगी, मैं पनियरा में स्थापित करूंगा। हम जानना चाहेंगे कि यदि जनता आपको मौका देती है तो आप किसानों, नौजवानों और महिलाओं के लिए वो कौन सी योजनाएं या फिर प्राथमिकता लाएंगे जो आपने सोच रखी है? अगर मैं विधायक के रूप में स्थापित हुआ पनियरा विधानसभा से, तो किसानों की जहां तक बात है, आज आप देख लीजिए किसानों को, अभी यूरिया का समय गया, अभी डीएपी का समय आया है, चल रही है गेहूं की बुआई, और आप देखिए कितनी समस्या है। हम लोग पास भी कितना फोन आता है, हम लोग फोन करते हैं, जो इफको के सेंटर्स हैं उनके प्रभारी को फोन करते हैं, समितियों पे जो सचिव, लेकिन उनको पता ही नहीं है खाद की। सचिव क्या करें? 100 बोरे की एक गाड़ी आ रही है और 2000 लोगों की भीड़ है, सचिव क्या करेंगे? उपलब्धता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि किसानों के लिए उर्वरक की उपलब्धता, रबी या खरीफ दोनों फसल हो, उन फसलों में समय से उपलब्धता हो, तो सही दाम मिले। जो बिचौलिए जो दलाली करते हैं, किसानों को सही उपज का दाम नहीं मिलता, उसको मैं व्यवस्था को सुदृढ़ करूं। और तीसरी, जो हमारे किसानों के उपज है, जो यहाँ पे भंडारण की व्यवस्था नहीं है, सरकारी बड़े गोदाम नहीं है, जिनके कारण हमारे किसानों की उपज मार्केट में न बिक पाने के कारण, सही तरह से स्टोर न होने के कारण खराब हो जाते हैं, उनकी गाड़ी कमाई, मेहनत, पसीने की कमाई सड़ गल जाती है, इसकी व्यवस्था करना। और नौजवानों की जहां तक बात है, नौजवानों के लिए मैंने कहा कि नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए तो पहले बता दिया, नौजवानों के लिए मैं ऐसी व्यवस्था करूं कि यहाँ के नौजवान यही रोजगार पाए। और अगर उच्च शिक्षा, जो मेरे पहले सवाल आपके मेरे जवाब दिया था, उसमें इसका भी जवाब छुपा है। अगर यहाँ पे उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य की बड़ी संस्थाएं यहाँ रहेंगी, तो अपने आप रोजगार सृजन होगा, और जब रोजगार सृजन होगा तो नौजवान भी वहां सेटल होगा। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो महिला सुरक्षा,
हमारी माताओं हमारी बहनों के लिए सबसे बड़ी महिला सुरक्षा और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी योजनाएं हो सकेंगी उनको सुदृढ़ करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए वो मैं पूरा प्रयास। आज की राजनीति के मुद्दे देखा जाए, आप भी देखते होंगे, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आज की राजनीति में जो मुद्दा है वो विकास कार्य नहीं है, जाति और धर्म बहुत ज्यादा हो गया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, ये हमारे क्षेत्र के लोगों को बताइए। ये आपने सही कहा कि आज की राजनीति विकास के मुद्दों पे नहीं, जाति और धर्म पे हो गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को भी आप गुमराह कुछ समय के लिए कर सकते हैं, परमानेंट किसी को आप गुमराह नहीं कर सकते। जैसे सामाजिक जीवन में आपका कोई मित्र है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपको कुछ समय के लिए अपनी बातों में बहला सकता है, फुसला सकता है, आपसे एक बार पैसा उधार लेगा और आपको नहीं लौटाएगा, तो एक बार आप धोखा खाएंगे ना, दूसरी बार तो आप जानेंगे कि इसने एक बार पैसा लिया नहीं दिया। उसी तरह ये सारी चीजें हर ट्रेंड में काम आती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो लोगों को जो जातिवाद की चाशनी पिलाई है ना, वो जातिवाद की चाशनी अब जनता समझ चुकी है कि वो चाशनी मीठी नहीं है, कड़वी है। बताइए, एक वक्त था कि हम लोग कुछ जानते ही नहीं थे कि कैसा हिंदू, कैसा मुस्लिम, कैसा सिख, कैसा ईसाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आकर के लोगों को बांट दिया, हिंदू मुस्लिम, यहाँ तक कि हिंदुओं को अलग कर दिया कि आप यादव हो, आप वैश्य हो, आप क्षत्रिय हो, आप ब्राह्मण हो, इस तरह बांट दिया इन्होंने। इन लोगों ने जोड़ने का काम नहीं किया, इन लोगों ने बांटा। तो अब वो चलने वाला नहीं है, जनता समझ चुकी है। और जहां तक मेरी बात है, समाज के नजरियों को मैं अपनी बात कर लूं तो मैं तो आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की उन विचारधारा में आस्था रखता हूं और समाजवाद के चिंतक लोहिया जी और जनेश्वर मिश्र जी के उन विचारों में अपनी आस्था रखता हूं। और मैं तो अपने इस 20 साल के राजनीतिक जीवन में कभी मैंने जात पात देखा ही नहीं। मैं प्रमुख, मेरी पत्नी रही, मैं प्रतिनिधि में काम किया, जिला पंचायत सदस्य स्वयं रहा, 2 बार पत्नी माता जी रही, प्रतिनिधि में काम किया। जो भी आया मेरे पास, मैंने कभी न जात पूछा न धर्म पूछा। अगर वो पीड़ित है, उसकी समस्या जेन्युइन है, तो मैंने उसकी लड़ाई लड़ी बिना उसकी जात, बिना उसका धर्म, बिना उसकी पार्टी पूछे। तो जनता सब समझ चुकी है। देखिए, जात धर्म की बात आपने की, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर को लेकर कितना वो किया। तमाम इस देश के बड़े बड़े जो हमारे धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य लोग हैं, वो लोग उस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। उन्होंने कहा कि ये सही समय नहीं है, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, और वो जब ग्रह नक्षत्र जो समय होता है हमारे धर्म और संस्कृति के हिसाब से वो भी नहीं था। फिर भी चुनाव में भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सारे नियमों को ताक पे रख के किया। लेकिन क्या हुआ, जनता ने इसी उत्तर प्रदेश में जवाब दे दिया ना कि जिस राम मंदिर के मुद्दे को, भगवान श्री राम हमारी आस्था है, हम सभी धर्मों को मानते हैं और हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसी धर्म के हिसाब से पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म का तिरस्कार नहीं करते। भाई हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने, हम हिंदू हैं, हम मंदिर में जाते हैं अपनी पूजा अर्चना करने। भगवान श्री राम चाहिए तो हमारे दिल में रहते हैं, उसको इतना प्रोडंडा करके और उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने कहा कि हम राम को लाएंगे। आप बताइए, राम जी सबको लाए और ये लोग कहते हैं कि हम राम को लाएंगे। क्या इन लोगों ने जो राम जी को अभी लाया, इसके पहले अयोध्या में राम जी नहीं थे, लोग रामलला के दर्शन करने नहीं जाते थे? जनता सारी चीजों को समझ चुकी है। अब इनके पास मुद्दे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास। हर नेता के लोग विरोधी भी होते हैं, समर्थक भी होते हैं। तो जो आपके विरोधी वो कहते हैं कि लल्ला भैया चुनाव केवल सत्ता के लड़ रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या जवाब होगा? ये अपने विरोधियों को कैमरा में देख के जवाब दीजिए। मेरे ऊपर ये आरोप लगता है कि सत्ता के लिए, सत्ता से दूर मुझे लगभग 8.5 पौने 9 साल हो गए। योगी जी की पहली सरकार 5 साल, योगी जी की दूसरी सरकार में 3.5 साल निकल गए। 8.5 साल में सत्ता से दूर हूँ और फिर भी मैं समाजवाद का परचम लहरा रहा हूं। और मैं सत्ता की मुझे ललक होती तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं 16 में प्रमुख मेरी पत्नी हुई, 17 में प्रदेश में सरकार बदल गई, मेरे पास बहुत मैसेज आया भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का आया। लोगों ने कहा कि तमाम हमारे और साथी जो दूसरे ब्लॉकों में प्रमुख हुए थे, वो लोग समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, लेकिन मैं नहीं गया। मैं गया होता तो आज मैं दोबारा प्रमुख होता और सत्ता का प्रमुख होता। लेकिन मैंने विचारधारा नहीं बदली। मुझे सत्ता की लोलुपता नहीं है। मुझे ये विश्वास है कि ये भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम करती है और समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम करती है। इसलिए मैं पूरी निष्ठा, पूरी ताकत से, तमाम मेरा उत्पीड़न हुआ, मुझे ऊपर 2-3 फर्जी मुकदमे लगाए गए, तमाम ये कहानियां बड़ी लंबी हैं, फिर अवसर मिलेगा तो बताऊंगा। लेकिन सत्ता का लालच का आरोप अगर मुझे लगता है
तो ये विरोधी भी जानते हैं कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। सत्ता की लालच मुझे नहीं है, मैं तो विपक्ष में रह के इतना मजबूत हो गया हूँ, शायद सत्ता में रह के इतना मजबूत न रह पाऊँ। कि वर्तमान में जो राज्य और केंद्र में सरकारें हैं और उनके द्वारा जो योजना धरातल पे लाई जा रही है, उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किन योजनाओं में आपको देखने को मिलता है? ये लोकल के लोगों के लिए है, आप उन्हें बताएं। सबसे अधिक भ्रष्टाचार मुझे जो लगता है सरकारी योजनाओं में, पेंशन में हो रहा है, सरकारी आवास में हो रहा है। तमाम हमारे अपात्र लोग गांव में आवास पा रहे हैं और पात्र लोग जो जेन्युइन है वो नहीं पा रहे। तमाम उसमें कानूनी अड़चन भी है। ये जो पॉलिसी है सरकार की कि आवास पाने के लिए सूची में नाम होना जरूरी है। अब आप बताइए कि हमारी सरकार में जो है लोहिया आवास दिया जाता था, ये तो पैसा भी कम दे रहे हैं, 1,40,000 समथिंग दे रहे हैं। हमारी सरकार में लोहिया आवास 3 लाख रुपए का दिया जाता था और उसमें किसी सूची की जरूरत नहीं थी, कोई सूची नहीं। कोई भी पक्ष, कोई भी जरूरतमंद जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, डीआरडीए में सीडीओ साहब के यहाँ आवेदन देता था कि मुझे लोहिया आवास की आवश्यकता है, उसकी जांच होती थी, ब्लॉक से रिपोर्ट मांगी जाती थी और अगर वो पात्र है तो उसको लोहिया आवास आवंटन कर दिया जाता था। किसी सूची की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ तो इतने कानून है इस सरकार में कि वो 1,40,000 रुपया के लिए भी शायद उतने नियमों को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। और दूसरा भ्रष्टाचार मुझे लगता है ये जो सामूहिक शादी का रिवाज चला इस सरकार में। पहले की सरकारों में क्या था कि आवेदन आप करते थे, दलित समाज, पिछड़े समाज, सबके लिए जो है फॉर्म भरते थे, उनके शादी के लिए गरीब परिवारों को अनुदान दे दिया जाता था लड़की के पिता के खाते में। परंतु ये जो सामूहिक शादी का रिवाज आया है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसमें, सबसे बड़ा। आप देखें तो इसमें मतलब शादियां हो चुकी हैं, उनकी भी दोबारा शादी हो रही है। अगर अस्थायी रूप से जांच कर ली जाए, शादियां हो गई इसके लिए, और जो उनको सामान दिए जा रहे हैं और जो उनके बिल वाउचर के भुगतान सरकार से लिए जा रहे हैं वो 1 रुपए का 10 रुपए, इतनी स्थिति है। जो सामान दिया जा रहा है वो एकदम चीप और थर्ड क्लास के, और जो उसका भुगतान किया जा रहा है, बंदरबांट किया जा रहा है सरकारी पैसे का, वो समझ लीजिए कि 10,000 रुपए का 1 लाख रुपए का भुगतान। ये सबसे बड़ा करप्शन। भुगतान प्रीमियम क्वालिटी हो रही है और दिया जा रहा लोकल क्वालिटी का। अच्छा, ये जो इस समय खेती का समय आया है और खाद का जो प्रॉब्लम है, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। जो तमाम जो ये दलाल हैं जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ये क्या कर रहे हैं, ये लोग खाद की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और सत्ता के लोग हैं, दबाव डलवा करके किसानों के उस हक को छीन करके और खादों को पैक करा करके, व्यवस्था बना करके बैकडोर से, और उन चीजों को जो है ये लोग अधिक दामों पर बेच रहे हैं। यहाँ तक कि लोग बॉर्डर भी पार करा दे रहे हैं नेपाल। अंत में आप पनियरा के, जो पनियरा विधानसभा के क्षेत्र के लोग देख रहे हैं वीडियो को, अंत में उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके तरफ देखकर कैमरे में बताइए। पनियरा की जनता को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर पनियरा की जनता इस पनियरा के लाल को विधानसभा में भेजने का काम करेगी तो ये आपका पनियरा का लाल, आपका बेटा, आपका भाई पनियरा को एक नई दिशा, एक नया पनियरा बना के दिखाएगा। क्योंकि मैं कर में विश्वास रखता हूं और अब तक जिन पदों में मैं रहा हूं, पंचायत के पदों पर, जिला पंचायत और प्रमुख के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में जो काम किया हूं, उससे ना मुझे समाज को समझने और सीखने की अब मुझे नया नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि समाज के उन निचले समस्याओं को मैं देखते और समझते हुए यहाँ तक आया हूँ। जो 20 साल मैंने समाज को दिया है, इन 20 सालों में छोटी से छोटी समस्या समाज की और बड़ी से बड़ी समस्या को मैं उससे जूझते, उसको देखते हुए आया हूँ। तो अगर आप मुझे विधायक बना के भेजेंगे, मैं पनियरा की जनता से ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अवसर मिला और मुझे आप विधायक बना के भेजेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में वो पनियरा का विकास इन मेरे 5 साल के पहले कार्यकाल में हुआ है। और ये भरोसा और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं पनियरा की जनता को कि अगर आप अपने बेटे इस भाई को विधायक बना के भेजेंगे तो मेरा ये वादा आपसे है कि आप दूसरी बार 5 साल के बाद जब पुनः चुनाव होगा 27 के बाद 32 में, तो आप किसी का नाम सुनने को आपको मन नहीं करेगा, किसी का नाम आप पसंद नहीं करेंगे। आपकी जुबान पे केवल आपके एक बेटे का नाम होगा, क्योंकि आपका बेटा इतना आपके बीच समय दे करके, इतना आपके समस्याओं के लिए लड़ करके पनियरा को इतना विकास के रास्ते पे पहुंचा देगा, तो आप किसी दूसरे की बात ही नहीं करेंगे। ये मेरा संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और ये थे हमारे बीच अजय कुमार गुप्त उर्फ लल्ला भैया, विधानसभा
पनियरा 319 के आगामी चुनाव में पूरी तैयारी के साथ समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव में उतर रहे हैं, चुनाव के मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और क्या होता है तो सब कुछ जनता ही राजा होती है और ये समय बताएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।